नमस्कार, स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर शहर की हर खबर देखने के लिए स्वामी न्यूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। Presented by Rasoi Family Restaurant. Do the rigga digga ding dong song. पुष्कर की दिव्यंका ने प्रधानमंत्री मोदी से की मन की बात। जेएलएन के न्यूरो सर्जरी वार्ड और बैंक में लगी आग, मौके पर पहुंचकर दमकल ने पाया काबू। झूलेलाल जयंती पखवाड़े के तहत हुआ भजन संध्या और रक्तदान शिविर का आयोजन। गर्मी की शुरुआत में ही पानी के लिए तरसे शहरवासी। कोरोना मरीज की संख्या बढ़ने के साथ ही पुष्कर में बनाया मिनी कंटेनमेंट जोन। मैं हूं नितेश कुमार भड़ाना। अब समाचार विस्तार से। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में न्यूरो सर्जरी मेल वार्ड में एसी में ब्लास्ट होने के बाद अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही पूरे वार्ड को खाली कराया गया। गनीमत यह रही कि समय रहते सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया, इसलिए कोई हताहत नहीं हो पाया। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में लगी भीषण आग। एसी में ब्लास्ट होने के कारण वार्ड में लग गई आग। आग की सूचना मिलते ही वार्ड को करवाया गया खाली। गनीमत रही कि समय रहते सब मरीजों को निकाल लिया गया बाहर। दूसरे वार्ड में किया गया है सभी को शिफ्ट। वार्ड में करीब 12 से अधिक मरीज और परिजन थे मौजूद। आग पर पाया काबू। आए हुए 5 लोग जब 5 लोग अब आंख वजह मैं को दिख तो रानी है साला। क्या हुआ और किस तरीके से पूरा हादसा हुआ, कहाँ पे हुआ है? मेरी सिस्टर यहाँ पास वाले वार्ड के अंदर एडमिट है। उसके सर की सर्जरी करवाई है हमने और यहाँ पर हम सो रहे थे। पड़ोस के अंदर आग लग गई, इतनी ज़बरदस्त आग लग गई, लेकिन यहाँ के अधिकारी एक भी नहीं आए, ना कोई नर्स आई, ना कोई कंपाउंडर आया, ना यहाँ पर कोई टेलीफोन की व्यवस्था है, ना कोई फायर की व्यवस्था है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और इतने मतलब यहाँ पे चोरी वाड़ा लगा रखा है कि ठेले वाला आता है तो आज सुबह क्या हुआ, कितने बजे हादसा हुआ? ये हादसा हुआ करीब 4 बजे। किस तरीके हादसा हुआ पूरा? यहाँ ऐसी के अंदर आग लग गई और सारे हम मरीज थे जितने, सब भाग भाग करके गए, सबको बचाया, सबको इधर उधर लेके गए। कोई यहाँ का कर्मचारी कोई साथ नहीं देता है। बिल्कुल अब मरीज अपने आप को अपने आप ही बेचारा संभाल रहा है। और ऐसे पेशेंट जो बेचारे चल नहीं सकते, जिनको हम उठा करके बाहर लेके गए, पलंग से भाग भाग करके। कितने मरीज होंगे अंदर? 7-8 मरीज थे। किसी को कोई चोट वोट आई है? नहीं, चोट वोट नहीं, सब हम अपने लेके भाग गए। सब पलंग समेत लेके भाग गए। डॉक्टर आया? कोई नहीं आया, सब अभी तक नहीं आया। देख लो 6 बज गई, 6:15 बज गई, एक अधिकारी नहीं आया इनका। कौन सा वार्ड है ये वो है साहब न्यूरो सर्जरी। आपका नाम बताओ। कन्हैयालाल पन्नालाल ब्यावर। कौन सा हॉस्पिटल में आग लगी है? ये जेएलएन। इंडिया मोटर सर्किल चौराहे स्थित आईसीआईसीआई बैंक की दूसरी मंजिल में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं लगा है।
इंडिया मोटर सर्किल चौराहे के पास आईसीसी बैंक की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। सूचना मिलते ही 2 दमकल वाहन वहां पहुंचे और आग बुझाई। फायर ब्रिगेड अधिकारी गौरव तंवर ने बताया कि कंट्रोल रूम में आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड टीम पहुंची तो आईसीसी बैंक की दूसरी मंजिल पर स्थित इंश्योरेंस दफ्तर में आग लगी हुई थी, जिस पर उन्होंने जल्दी काबू पा लिया। गौरव तंवर ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। सुबह हमारे पास कंट्रोल रूम में सूचना आई थी कि कचेरी रोड पे आईसीआईसी जो बैंक है जो वो वाली बिल्डिंग है उसमें आग लगी हुई है। सेकंड फ्लोर पे किसी इंश्योरेंस की जो कोई एक ऑफिस है उसमें आग लगी है। तो हमने तुरंत हमारी गाड़ी यहाँ से आजाद पार्क पे हमारा स्टेशन है, फटाफट हमने गाड़ी भेज दी। गाड़ी भेज के देखा तो उस इंश्योरेंस वाली जो दुकान है उसमें आग लगी थी। तो हमने तुरंत कंट्रोल कर लिया। उसमें फाइलें वगैरह और जो इनका जो कंप्यूटर एसी और वो जल गए थे, तो उन्होंने हमने पूरा कंट्रोल कर लिया हमारी टीम में। 2 गाड़ियाँ लगी हमें कंट्रोल। कोई जना नहीं सर? नहीं, कोई जना नहीं। अप्रैल का महीना शुरू होने के साथ ही पीने के पानी की समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है। अजमेर शहर के इलाकों में और ग्रामीण अंचल में पानी का संकट खड़ा हो गया है। कहीं पानी की सप्लाई देर से हो रही तो कहीं कम प्रेशर की वजह से सप्लाई में देरी हो रही है। देखिए एक रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ बढ़ते तापमान के साथ पानी की किल्लत ने अजमेर वासियों की दिक्कत दुगनी कर दी है। शहरी इलाकों में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां तो या तो कम प्रेशर के साथ सप्लाई हो रही है या फिर सप्लाई के अंतराल में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन हालात ग्रामीण स्तर के और भी खराब हैं। नगरीय सीमा से सटे पालरा गाँव के ग्रामीण जलदाय विभाग की उदासीनता से खासे नजर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पानी की सप्लाई का कोई निश्चित समय नहीं है। गांव में बनी टंकी की भी विभाग की ओर से सुध नहीं ली जा रही है। महिलाओं को 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है या फिर अपनी जेब से पैसे खर्च कर निजी टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। गांव के लोगों के सामने पानी को लेकर अपने से ज्यादा अपने पशुधन की भी चिंता सता रही है। देखिए, अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है और लोगों की डिमांड भी बढ़ी है, डिमांड बढ़ना भी चालू हो गई है। पीएचडी विभाग ने अपने जो है समस्त अधीनस्थ एसईज और एक्शन एईएन जेईएन तक दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि गर्मी में कहीं पर भी पानी की किल्लत नहीं हो। गाँव के अंदर भी यदि कहीं किल्लत हो रही है उसके लिए भी हमने टैंकर के जो टेंडर है वो अनुमोदन करवा दिए गए हैं और वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। यदि किसी गांव में पानी की किल्लत आती है तो टैंकर से भी सप्लाई का प्रावधान रखा गया है। अभी वर्तमान में अजमेर ज़िले के सभी शहरों में 24 घंटे के अंतराल से पानी दिया जा रहा है। तो ऐसी कोई एज सच स्थिति अभी नहीं है कि कहीं पर पानी की किल्लत की वजह से परेशानी आ रही हो। फिर भी यदि कहीं पर इस तरह की कोई लीकेज की होने की वजह से या कोई लोकल शटडाउन की वजह से किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर पानी की सप्लाई में व्यवधान होता है तो हम नेक्स्ट डेज के अंदर उसको रिकवर करके और पानी की सप्लाई नियमानुसार करते हैं। सर, पानी मिनिमम कुछ ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन में आता है, तो वहाँ क्या व्यवस्था रहेगी सर? जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पानी हमारी जो सप्लाई होती है पीएचडी की वो 48 से 72 घंटे के अंतराल से हम कर रहे हैं। किसी विशेष गांव या ढाणी के अंदर कोई लोकल समस्या की वजह से अगर ऐसा है तो उसको दिखवा लेंगे।
उसका पूरा प्रयास किया जाएगा कि वो जो है नियमित अंतराल में ही वहाँ पानी की सप्लाई हो। सर पानी का टैंकर की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अभी तक? जो पानी का टैंकर होता है ना सर, पानी के टैंकर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? पानी के टैंकरों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मात्र जो है अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट के 4 तहसील हैं उनके टेंडर जो है रिसीव हो गए हैं, वो अनुमोदन कराने। बाकी केकड़ी के सभी तहसीलों के, ब्यावर के सभी तहसीलों के, अन्य किशनगढ़ की सभी तहसीलों के समस्त टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होकर कार्यदेश हमने रेट को अनुमोदित कर दी गया है। जिला स्तर की जो कमेटी है उसने दरों का अनुमोदन कर दिया गया है। अभी 2 घंटे पहले मेरे को सूचना मिली कि पालरा गांव में गिरनिया की ढाणी है, वहाँ पे पूरे ग्रामवासी इकट्ठे हो रखे हैं और बता रहे हैं कि ये 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है, इसलिए आया हूँ मैं। किस तरह की परेशानी होती है यहाँ परेशानी ये है कि बिसलपुर लाइन वाले जो ये ठेकेदार के लोग हैं ये टाइम पे लाइन सप्लाई करते नहीं है, और राइजिंग लाइन है उसमें अवैध कनेक्शन हो रखे हैं, वो कनेक्शन काट नहीं रहे हैं। अभी 1-2 हफ्ते पहले मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दे के आए थे, भाई अवैध कनेक्शन है वो काटो तो सुचारू रूप से पानी की सप्लाई हो सके। लेकिन यहाँ बुडोल, ये कैड, कायमपुरा, छातरी, इधर तो अवैध कनेक्शन काट दिए, हमारे यहाँ पे अवैध कनेक्शन काटे नहीं है। अभी गर्मी का टाइम है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और हमारे गांव के लगभग मजदूर वर्ग से हैं तो सुबह उठ के 5 बजे हैं 3-4 किलोमीटर से पानी लेकर आना पड़ता है। कोई टेम्पू से ला रहा है, कोई मोटरसाइकिल से ला रहा है। टंकी बनी हुई, टंकी के क्या हालात है? टंकी की तो क्या खाली पड़ी है टंकी, पानी आए हुए कोई 6 महीने हो गए होंगे। उसमें तो अभी देखा तो चिड़िया घोंसला डाल रखे हैं। और खेली है, खेली में 3-4 दिन होता है टैंकर डलवाता है 400 रुपये का। पानी की आ रही भाई साहब, आज 15 दिन जब हमारी टंकी में पानी नहीं आ रही है। और माँ के मेल जा आता हूँ 2 किलोमीटर आता हूँ ज़्यादा में पानी जा रही है। तो बीमे भी मैंने पानी बीमे भी को न दापता पानी तो बेरा में भी कुआ में भी नहीं है, बे भी ऊंडा है नरा बीमे में रस्सी काट जा रही है। तो मैं कत्तो दुख दे रही मैं हरन में चांद पानी पा सकम। हाँ मैं टैंक डलवा में पानी पा रही है हरन। बहुत इतनी परेशानी है। जब मैंने एक खेली भी बना दी, टंचे भी वहाँ के बना दी, फिर इन्हें भर रिया को ना तो चुप बना रही की है ना, इन बंद कर देनी चाहिए भाई। नहीं बरब्बा की है तो भाई आगे बंद कर दियो। अब इतनी परेशानी है भाई साहब मैं क्या जहाँ से पानी जाता है पानी पीने लायक हो या नहीं? कौन नहीं है ही नहीं हारा के पीबा के कौन छान मैं खुद छान पीवा। बैराग में है तो कातो कीड़ा मकोड़ा सब आता है भी कमाई, जिन में कपड़े में छान जाऊँ और बेन पीवा। अब मैं साल 1.5 मैंने वो पानी पाइयो तो मैंने वो बेरा को पानी मैंने शूट नहीं करे कि मैं इन्हें थोड़ा दिन पी लियो तो भाई वो बेरा को पीऊँगा तो मैं क्या दुख पावा। फिर भी पी रही है, अभी कादा नहीं जाए यार, छान भी मैं कीड़ा भी आवे सब कुछ भी आ रही है अभी। और मैं हाँ पानी 2-3 किलोमीटर आता जाऊँ भाई साहब, और इतना दूर में आता हूँ पानी ले रहा हूँ। समस्या है सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था है, टंकी बनाई हुई है, नल लाइन डली हुई है, लेकिन जो ये ठेकेदार का आदमी है ये टाइम से पानी देता नहीं है गांव वालों को, और 10 दिन तक टंकी खाली होने के बाद के अंदर ये टंकियों में पानी भरता है ये। इसलिए गांव वाले काफ़ी परेशान हैं। इसलिए प्रधान को सूचना देकर यहाँ बुलाया है, यहाँ सारे गांव वाले इकट्ठे हो रखे हैं। इसीलिए हमारे ये ठेकेदार को चेंज किया जाए, जो पानी जो टंकी में खोलता है ना उसको चेंज किया जाए। सर ऐसे में पहले भी शिकायत दी है आपने? नहीं, पहले भी हमने शिकायत करी, हमने सरपंच को शिकायत करी, हमने हमारे प्रधान साहब है जो कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ऐसे में अधिकारी क्या थाना में भी जाते? नहीं, अधिकारी को तो है मिली भगती है अधिकारियों के। ये जो पानी का ठेकेदार है ना, मतलब पानी का ठेकेदार से अधिकारियों से मिली भगती है। आपको क्या लगता है इसमें भी कालाबाजारी होती है? हाँ, इसमें भी कालाबाजारी होती है। इसीलिए गाँव वालों को परेशानी से अभी गर्मी की भयंकर गर्मी है, इसमें पानी 4-4 किलोमीटर से मोटरसाइकिलों में टेम्पो में से गाड़ी को पानी लेके आना पड़ता है। जी हमारे यहाँ में पानी की समस्या है और हमारे एक तो टाइम से टंकी की सफाई नहीं करते हैं, ना ही टाइम से इसको पानी भरते हैं, और जो ये गाय के लिए जो पानी की जो कुछ बना रखी खेली वेली बोलते हैं उसका नहीं तो टाइम से सफाई होती है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। और हमारे टंकी के अंदर से जो चिड़िया ने घोंसला तक डाल रखा है, एक साल 2-3 साल तक उसकी कोई सफाई नहीं होती है और नई टाइम से वो पानी भरते हैं। और हमारे पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि हम गाँव से 2-3 किलोमीटर दूर से हमको पानी लाने पड़ता है, वो भी गहरा है कुआं, मतलब 200 से 300 फुट गहरा ही होगा वो, उससे रस्सी से खींच के लाना पड़ता है हमको पानी, और वो पानी ऐसा पीने
लायक भी नहीं अभी कि काफ़ी दिनों से वो कुएं पे से कोई पानी नहीं लाता है और टंकी से पीने लगे, तो इसलिए वो कुएं भी ऐसे अवैध जैसा हो गया है, तो उसके वो पानी पीने लायक भी नहीं, उसमें भी कीड़े हैं जैसे मिट्टी जैसे है और कीचड़ जैसे कांजी कलर का उसका पानी हो गया। फिर भी हम उस पानी को छान के हम मजबूरी से हमको पीना पड़ रहा है, ताकि हमारी ये आवेदन है कि हमारे जल्द से जल्द से पानी की सुविधा की जाए और हमारे टंकी में जो पानी है वो टाइम से पानी सप्लाई की जाए। किस तरह से इंतजार कर रहे हो? हम 15 दिन से आज इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी आए और कब पानी पे, कब पानी आए और कब पानी पे, लेकिन हमारे 15 दिन से कोई पानी नहीं आता है और आता भी है तो जैसे आधा घंटा चला है टंकी में, वो जो नीचे से जब हम पानी लेने आते हैं तो उसमें अंदर टंकी का जो कचरा होता है ना वो चरे के अंदर से आके निकलता है वो पानी, फिर वो पानी को भी हमको छान के पीते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 15 दिन हो गए हमको टंकी के भरते ही नहीं बिल्कुल ही। तो ऐसे में आपस में झगड़ा भी होता है? झगड़ा होता है कि नहीं पहले मैं आया तो मेरा नंबर, वो बोलते हैं कि नहीं पहले मैं आया तो मेरा नंबर, तो इसमें हम आपस में हमारे औरतों के बीच में भी झगड़ा हो जाता है उनके पानी की वजह से। अगर पानी वो टाइम से भर ले तो हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होता है, बट वो टाइम से कोई पानी भरते नहीं है तो हम आपस में झगड़ पड़ते हैं और 3-4 दिन तक हमारे मनमुटाव सा रहता है औरतों के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर पुष्कर की दिव्यांका पराशर से बात की। तीर्थ नगरी पुष्कर की बेटी दिव्यांका पराशर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा संबंधी सवालों का जवाब देकर पुष्कर का मान बढ़ाया। परिक्रमा मार्ग निवासी दिव्यांका पराशर कक्षा 11वीं की कॉमर्स की विद्यार्थी है। तीर्थ नगरी पुष्कर की बेटी दिव्यांका पाराशर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा संबंधी सवालों का जवाब देकर पुष्कर का मान बढ़ाया। परिक्रमा मार्ग निवासी अशोक पाराशर की पुत्री दिव्यांका पाराशर कक्षा 11वीं की कॉमर्स की छात्रा है तथा पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार है। कल शाम को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मन की बात के अंदर बच्चों से परीक्षा संबंधित वार्ता की, जिसमें दिव्यांका पाराशर का चयन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 3 मिनट तक दिव्यांका पाराशर से वार्तालाप की। इस दौरान उन्होंने दिव्यांका पाराशर का कई बार नाम लिया और पुष्कर जी की प्रसिद्ध जगहों के बारे में जानकारी ली और ब्रह्मा मंदिर के बारे में भी जानकारी ली गई। इसके अलावा भी उन्होंने दिव्यांका पाराशर से कई जवाब किए, जिसका दिव्यांका ने निडर होकर हंसते हुए सभी सवालों का जवाब दिया। दिव्यांका पाराशर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई वार्ता का सभी ने टीवी में सीधा प्रसारण देखा और सभी को इसका बेसब्री से इंतजार था। इस अवसर पर पुष्कर के सभी लोगों ने दिव्यांका पाराशर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की है। मैंने उनसे प्रश्न पूछा था और उन्होंने उसका उत्तर बहुत अच्छा दिया है, जिससे मुझे भविष्य में चलकर बहुत लाभ मिलेगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछा था, प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर दिया। मैंने उनसे पूछा था कि मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनकी मेमोरी एवरेज है, जो भी पढ़ते हैं उन्हें परीक्षा के समय याद नहीं रहता, तो ऐसा क्या करें कि उन्हें वह याद रह सके। उन्होंने जवाब दिया कि सबसे पहली बात तो हमें यह हमारे दिमाग से निकाल देना है कि हमें उसे याद करना है, हमें पढ़ाई को अप्लाई करना है अपनी रियल लाइफ में। वो पहला प्रश्न तो यह था कि ब्रह्मा मतलब जो पुष्कर है उसका महत्व क्या है, कुछ खास चीज़ों का वर्णन कीजिए। तब मैंने उन्हें बताया था कि पुष्कर में पूरे विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। उसके अलावा जो हमारे पुष्कर राज है वह 68 तीर्थों के गुरु है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि ब्रह्मा जी ने क्या भूमिका निभाई है। तब मैंने उन्हें उत्तर दिया था कि ब्रह्मा जी ने हमारी पृथ्वी को क्रिएट किया है, मतलब कि वो इसके रचयिता हैं, उन्होंने इसे रचा है। जी, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर मेरी नींव पाराशर स्कूल में ही रखी गई है। मैं नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक यहीं पढ़ी हूँ और बहुत खुशी है कि यहाँ से मेरी नींव पड़ी और मुझे यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी मिली। सबसे पहले तो मैं दिव्यांका पाराशर को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई और पुष्कर का और पाराशर विद्यालय का नाम रोशन किया और भविष्य में इसी प्रकार सभी बच्चे आगे बढ़ कर के विद्यालय का नाम रोशन करें, नगर का नाम रोशन करें और बहुत अच्छा लग रहा है। और विद्यालय की तरफ से आज जो है दिव्यांका पाराशर का स्वागत किया गया और जिससे अदर बच्चों को भी जो प्रेरणा मिले कि वो भी इस प्रकार की तैयारी करें और आगे बढ़े।
इसी उद्देश्य से जो है ये कार्यक्रम रखा गया, स्वागत समारोह किया गया, विद्यालय के स्टाफ द्वारा स्वागत किया गया, बच्चों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। पुष्कर उपखंड में कोरोना का संक्रमण पैर फसारता जा रहा है। प्रतिदिन संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन, चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। गुरुवार को कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। पहले की तरह एक बार फिर लोगों का आवागमन बंद किया जाएगा। साथ ही परिजनों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही है। दरअसल फ्रेंड्स कॉलोनी में पिछले 3 दिनों से लगातार संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों की पालना कराने के लिए पालिका, चिकित्सा टीम और पुलिस मौके पर पहुंची तथा संक्रमित लोगों को प्रोटोकॉल की पालना के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज कराया गया। इस दौरान लापरवाही सामने आई जब एक परिवार में कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद भी एक दुकानदार ने दुकान खुली रखी, जिसको पालिका और पुलिस ने सख्ती से बंद करवा दिया। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने आमजन से फिर अपील की, सतर्क रहें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें तथा पात्र व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगवाएं। आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना की जो पॉजिटिव लोगों की संख्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है और उसमें से ज़्यादातर लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, तो उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल है। हमारी बार बार अपील करने की, हमारे बार बार निवेदन करने के बावजूद भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे और अब हमारे को सरकार की तरफ से क्लियर कट दिशा निर्देश हैं कि अभी हमें सख्ती भी बरतनी पड़ेगी। वो आप देख रहे हैं कि हम मास लेवल पे चालान काट रहे हैं। उसके बाद में जो प्रतिष्ठान, दुकानें जो कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उनको सीज़ भी कर रहे हैं। कल भी हमने लगभग 4 प्रतिष्ठानों को सीज़ किया है और आज भी हमारी टीमें फील्ड में है तो वो भी ये काम कर रही है। तो देखने में आता है कि लोग जब हमारी टीम वहाँ जा रही होती है तो उसको देख के मास्क लगाते हैं या जो भी कोविड प्रोटोकॉल पालन करना होता है वो करते हैं और उसके बाद में वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ये लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो बीमारी है ये मतलब प्रशासन या पुलिस आए तो उनके सामने नहीं आएगी, ये पीछे से आप भी आ सकती है और किसी भी एज ग्रुप को ये अफेक्ट कर सकती है। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि सभी लोग जो भी कोविड गाइडलाइन है उसकी पालना करें। दूसरा, हम युद्ध स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि 45+ जो लोग हैं एलिजिबल उनको वैक्सीन लगवाएं। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी लोगों के रुझान में कमी आई जा रही है। हम देख रहे हैं कि मोबिलाइजेशन के लिए हमने ICDS स्टाफ लगा रखा है, उसके लिए BLOs लगा रखे हैं, इवन हर वार्ड पे एक अध्यापक को वार्ड प्रभारी बना रखा है। बार बार निवेदन करने के बाद भी लोगों का नहीं आना, ये भी एक उदासीनता दिखाता है, तो ये गलत है। यदि हम वैक्सीन लगा के रखेंगे अर्थात टीका लगा के रखेंगे और उसके बावजूद भी हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो जो डेथ रेट है उसकी संभावनाएं नील रहेगी। तो मेरा आग्रह यही है कि सभी लोग कोविड गाइडलाइन की पालना करें। दूसरा, जो भी एलिजिबल लोग हैं अर्थात अभी जो वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो जो 45+ हैं वो सभी लोग अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके और वैक्सीनेशन करवाएं। थैंक यू। झूलेलाल जयंती में चेटीचंड पखवाड़े के तहत शहर में कई कार्यक्रम हो रहे। इसी क्रम में अजयनगर झूलेलाल मंदिर में सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा संगीत में भजन संध्या का आयोजन किया गया। झूलेलाल जयंती व चेटीचंड पखवाड़े के तहत अजयनगर स्थित झूलेलाल मंदिर पर महिलाओं द्वारा धूमधाम से संगीत का आयोजन किया गया। सिंधी समाज की महिलाओं ने भजन कीर्तन कर झूलेलाल भगवान से कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। साथ ही उपस्थित महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंधी समाज द्वारा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शहर के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सरकार की कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन का नियमित पालन किया जा रहा है। प्रभु भजन तुम्हारा गाए, सबसे
अजमेर शहर के विभिन्न क्षेत्र में हर्षोल्लास सां ये कार्यक्रम जेके भी थी चुका आहिनि ॾाढा सफल थी चुका आहिनि। त मूंखे उमेद आहे अचण वारे वक़्त में भी जेके 18 तारीख़ ताईं विभिन्न संस्थाउनि जे द्वारा ये कार्यक्रम जारी रहंदा, उहे भी सफल रहंदा ऐं झूलण जो नालो हमेशह रोशन रहंदो। उहो असांखे मार्गदर्शन जेके ॾींदा आया आहिनि अॻिते ॾींदा रहंदा। असांजी पीढ़ी उनखां सिखे ऐं पंहिंजे ॿारनि खे सुठा संस्कार विझे, पंहिंजे धर्म के प्रति उन्हनि में प्यार पैदा करे, भाव पैदा करे। ॿार ॾिसंदा तो वो सुठी सिखंदा। इहा अॻियां जेका आहे संस्कार, इहा जेका अॻियां असांजी भाषा संस्कृति कायम रहे। असां वॾनि जी बुजुर्गनि जी ॿारनि के प्रति जेका सीख है वह लगातार कायम रहे। असांजे झूलण जो झंडो हमेशह झूलंदो रहे। नई काम सां मां पंहिंजी वाणी खे विराम थी। आगामी झूलेलाल जयंती और चेटीचंड महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे पखवाड़े के तहत सिंधी युवा संगठन की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदान करने वालों को हेलमेट भी दिए गए। संगठन की तरफ से 10 अप्रैल को एक वाहन रैली निकाली जाएगी। आगामी झूलेलाल जयंती और चेटीचंड महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे पखवाड़े के तहत सिंधी युवा संगठन की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही मातृशक्ति द्वारा भी रक्तदान में भागीदारी निभाई गई। इस अवसर पर रक्तदान करने वाले सभी लोगों को सिंधी युवा संगठन की ओर से ISI मार्क के हेलमेट व मास्क वितरित किए गए। संगठन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी सिंधी युवा संगठन द्वारा 10 अप्रैल को वाहन रैली भी निकाली जाएगी। पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे शहरवासियों को हमारे झूलेलाल भगवान श्री वरुण देवता अवतार हमारे जो चेटीचंड महोत्सव अब शुरू होने जा रहा है उसकी शुभकामनाएं देती हूं। और ये बहुत ही एक अच्छा आज हमारे लिए हर्ष का विषय है कि जिस तरह से आप लोगों को पता है कि चेटीचंड के उपलक्ष्य में हर बार जो पखवाड़े का आयोजन किया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में आज जो है सिंधी युवा संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो हर साल किया जाता है। और इसमें सिंधी जो हमारी युवा जो युवा हैं हमारे, और उसके अलावा जो हमारी मातृशक्ति है, उनकी तरफ से भी रक्तदान में बहुत अच्छी भागीदारी निभाई गई है। और ये हर साल हो रहा है। और मेरा निवेदन है मातृशक्ति से कि अगर आप भी रक्तदान में अपना योगदान देंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहती हूँ कि आगामी 10 तारीख को भी सिंधी युवा संगठन की तरफ से भी एक वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भी मातृशक्ति और हमारे युवा सभी सिंधी समाज के सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। और काफ़ी अच्छा आयोजन है, तो उसमें भी आप सभी अच्छे से भाग लीजिए। मानते हो कि आज हेलमेट बांटे गए हैं, तो हेलमेट तो पब्लिक लगा के जाएगी? तो बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे पहले तो हमने सिंधी युवा संगठन की तरफ से आज जो भी रक्तदान करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं उनको संगठन की तरफ से एक हेलमेट और मास्क वितरण भी किया गया है। और ये तो मास्क तो बहुत ज़रूरी हो गया है अभी, और हेलमेट भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। हमारा एक तरह से ये रक्षा कवच है। तो आप सभी से निवेदन है कि बिल्कुल हेलमेट भी आप हमेशा जब भी ट्रैवल करते हैं तो आप लगा के रखिए। जय श्री झूलेलाल। आज सिंधी युवा संगठन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हर साल चेटीचंड के पूर्व संध्या मतलब उससे पहले ही जो हमारा पूज्य झूलेलाल जयंती का पखवाड़ा चलता है उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम किया जा रहा है। कितना यूनिट का लक्ष्य? इसमें हमारा लक्ष्य तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन 20-25 यूनिट तक का हमारा ऐसा हो जाएगा। अभी हमने 11:30 बजे से जैसे चालू किया है, तो अभी तक हमारे पास में करीबन 12 से 15 यूनिट रक्तदान आ चुका है। और युवाओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है, मातृशक्ति में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि करीबन 40 से 50 यूनिट तक हमारा हो जाएगा। और इसका उद्देश्य यही है कि आने वाले समाजों के जो भी समाज है उनके अंदर में एक जागृति आवे कि रक्तदान जो है ये महादान है।
दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट निकाल दिया है, लेकिन रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मानव का रक्त सिर्फ मानव के ही काम आएगा। गरीब पीड़ित मानव की सेवा के लिए उद्देश्य से ये सिंधी युवा संगठन पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में हर साल रक्तदान शिविर करता है, जिसमें हम सिंधी युवा संगठन वाले रक्तदान करने वाले दानदाता को सम्मान स्वरूप एक निःशुल्क हेलमेट दे रहे हैं, IS मार्क वाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भगवंत यूनिवर्सिटी में चलाए जा रहे अमान्यता प्राप्त कोर्सेज को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ABVP के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भगवंत विश्वविद्यालय में कई अमान्यता प्राप्त कोर्सेज का संचालन किया जा रहा है। साथ ही विद्यार्थियों से उपस्थिति पूरी करने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। विश्वविद्यालय में कई प्रकार की गड़बड़ियां की जा रही हैं। विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कराने वाली फैकल्टी भी UGC की मान्यता के अनुरूप नहीं है। अपनी इन्हीं शिकायतों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को भगवंत विश्वविद्यालय की अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की जांच करने के लिए ज्ञापन सौंपा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जिसके अंदर भगवंत विश्वविद्यालय की जो फर्जी डिग्रियों का मामला है उसके बारे में बताया गया है। आज कलेक्टर साहब से मिलकर हमने राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है। हमने ये मांग की है कि उसकी जो फर्जी डिग्रियां हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो यूनिवर्सिटी है उसके नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही, UGC के नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही है। UGC का नॉर्म्स है कि 30 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। उनके कई ऐसे डिग्री हैं जो फर्जी चल रही है, वो फर्जी डिग्रियाँ दे देते हैं, बच्चों को बुलाने का काम नहीं है। और RPSC के अंदर एक डायरी बनाई गई है, उस RPSC की डायरी के अंदर भगवंत विश्वविद्यालय का ही नाम ही नहीं है। भगवंत विश्वविद्यालय ने उनको कहीं नाम नहीं डाला है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके RPSC इंटरव्यू नहीं ले रही है। RPSC इंटरव्यू नहीं ले रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये चाहता है कि UGC की गाइड फॉलो हो और UGC की मान्यता के अनुसार उनकी जाँच हो। इस संदर्भ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है। गांव में बनाए जा रहे धार्मिक स्थल के निर्माण के विरोध में गुरुवार को ग्राम कानाखेड़ी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व विधायक की शय पर यह निर्माण किया जा रहा है। गांव के भूतपूर्व सैनिक लक्ष्मण सिंह रावत का कहना है कि उनके गांव में धर्म विशेष का कोई भी ग्रामीण निवास नहीं करता, फिर भी उनके गांव में पूर्व विधायक की शय पर जबरदस्ती एक धार्मिक स्थल का निर्माण किया जा रहा है। इस वोटों की राजनीति की वजह से गांव में तनाव की स्थिति पनपती जा रही है। गुरुवार को इसी विषय को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला। उन्होंने इस निर्माण को रोकने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। हम ग्राम कानाखेड़ी वासियों को लेकर के कलेक्टर साहब को महोदय को ज्ञापन देना है। क्यों देना है? हमारा गांव कानाखेड़ी हिंदू गांव है, वहाँ पर एक भी मुस्लिम समाज का नहीं होते हुए भी वहाँ मजार जबरदस्ती से बनाई जा रही है। और कांग्रेस भूतपूर्व MLA के दबाव में से दबाव देने के उनको अल्पसंख्यकों के वोट लेने के लिए, जबकि हमारे कुछ नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में वो अल्पसंख्यक उनको खुश करने के लिए हम उसको कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हम नहीं बनने देंगे। ग्राम कानाखेड़ी है, उसमें समस्त ग्रामवासी जितने भी घर हैं वो सब हिंदू मतावलंबी हैं। उनके अतिरिक्त किसी भी धर्म और संप्रदाय का कोई भी वहाँ पर एक भी घर नहीं है। हिंदू समाज के अतिरिक्त वहाँ पर अन्य धार्मिक स्थल का निर्माण जबरन बिना प्रशासन की अनुमति से कराए जाने का प्रयास चल रहा है। मना करने पर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो रहे हैं। आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है कि समस्त ग्राम में हिंदू आबादी है, उनके अतिरिक्त किसी भी अन्य समाज का मंदिर हमें धार्मिक स्थल हमें स्वीकार नहीं होगा, उसे रुकवाया जाए। बिना परमिशन जोर जबरदस्ती से वो कल से निर्माण करने की जो धमकियां दी जा रही है उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। वार्ड नंबर 34 अशोकनगर गली नंबर 1 में CC रोड निर्माण के लिए विधायक कोष से 12.5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक अनीता बधेल द्वारा किया गया। वार्ड नंबर 34 अशोकनगर गली नंबर 1 में 1-1.5 साल से चल रही सड़क व नाली की समस्या को देखते हुए दक्षिण विधायक अनीता बधेल ने विधायक कोष से 12.5 लाख रुपए स्वीकृत किए। विधायक अनीता बधेल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्य ADA द्वारा कराए जाएंगे। इसमें CC रोड व नालियों का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में वार्डवासियों ने आज शिलान्यास कार्यक्रम रखा।
नंबर जो 34 है, नया 34 बना है, इस वार्ड नंबर 34 में अशोक नगर की गली नंबर 1 जो हम देख रहे हैं कि ये चौक से गुजर रही है, तो इसकी डिमांड बहुत लगभग 1-1.5 साल से चल रही थी और विधायक कोष से मैंने 12.5 लाख रुपए लिए इसको स्वीकृत किए हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से ये कार्य किया जाएगा, कार्यकारी एजेंसी उसको बनाया गया है। इसमें सीसी की रोड और नाली दोनों का काम लिया गया है। एक बहन ने अभी मुझे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ हैंडपम्प लगा दो, हमारे यहाँ हैंडपम्प नहीं है। मैंने उनको कहा है कि यदि वो एप्लीकेशन मुझे देंगी तो आने वाले गर्मियों से पहले ही उनके यहाँ हैंडपम्प की भी व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार से आगे नाले की बात है, वो नाले का भी काम कुछ ही समय में होने वाला है। तो इस तरह से इस पूरे क्षेत्र में जो बड़ी समस्या है उसके पहले हमने बहुत सारी समस्याओं को दूर किया है। अब लगभग बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं और वो भी पूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है एक आदर्श कॉलोनी यहाँ बहुत अच्छे से, देखो सड़क नाली सब बहुत अच्छे से हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों ने हमें सभी वार्ड भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, इसलिए जनता को भी बधाई देती हूँ और विकास की दृष्टि से उनके यहाँ कोई कमी नहीं होगी, इसका मैं वादा करती हूँ। वार्ड नंबर कौन सा? ये वार्ड नंबर 34। महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण, वाटर सप्लाई, रोजगार गारंटी राज्य मंत्री संजय बानसोड़े ने गरीब नवाज की दरगाह में जियारत की। उन्हें खादिम सैयद मुक़द्दस मदनी ने जियारत कराकर दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण, जल सप्लाई, रोजगार गारंटी राज्य मंत्री संजय बानसोड़े ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर देश और महाराष्ट्र में खुशहाली की दुआ के साथ देश को कोरोना महामारी से निकालने की अरदास की। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद मुक़द्दस मदनी ने जियारत करवाई और दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। जियारत के बाद राज्यमंत्री संजय बानसोड़े ने खादिमों की संस्था अंजुमन कमेटी में खादिमों से मुलाकात की। उसके बाद वो सीधे जयपुर के लिए रवाना हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।